हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हां दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी न्यूज़ का कलेक्शन और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस उससे रिलेटेड स्टैटिक के कौन से पोर्शन अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि ये न्यूज़ करंट अफेयर्स में आ गई है। उन सारी बातों पर गौर करते हुए हम आज की सारी न्यूज़ का करंट अफेयर्स एक रैपिड वे में देखते हुए चलेंगे। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है, जिसके बारे में किसी भी सोर्स ने खास बात नहीं की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी न किसी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ कवरेज में, वेबसाइट में इसके बारे में बात होगी। रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन किसी पर बात नहीं हुई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 22 जून इंटरनेशनल वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए रेन फॉरेस्ट का एक आइकॉन मैंने मेरे थंबनेल में डाल के रखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। इट इज़ अबाउट इंडिया होल्ड्स यूएस सिक्योरिटीज। देखिए क्या बता रहे हैं, इंडिया बिकम्स द 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट अप्रैल 2020 एंड। ठीक है, तो ये यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जिन्हें टी बिल्स होते हैं। इंडिया में भी गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, टी बिल्स क्या होते हैं? बेसिकली सरकार एक कागज़ आपको देगी, वो कहेगी कि उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा। वो कहेगी कि अगर ये इस ट्रेजरी बिल की स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो साल के अंत में आपको इतना % फिक्स रिटर्न मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा सेफ और सिक्योर लेनदार आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा लेनदार है जो ज़रूर से आपके पैसे वापस करेगा, और डिपेंडिंग ऑन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेबिलिटी पे कितना भरोसा है, आपको कितना भरोसा है कि इंडियन गवर्नमेंट साल के अंत तक एग्जिस्ट करेगी और आपके पैसे दे पाने में सक्षम होगी, आप ज़रूर इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह सब इस तरह के एकदम ही जिसको कहते हैं कि श्योर शॉट सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं ट्रेजरी बिल होता क्या है, खासकर यूएस ट्रेजरी बिल क्या है। तो यूएस टी बिल जो है, इट इज़ अ यूएस गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन बैक्ड बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब उनका खजाने का जो डिपार्टमेंट है, यानी उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, विद अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। 1 साल से कम इसकी मैच्योरिटी रहती है कि 1 साल से कम समय में आपको आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। ट्रेजरी बिल्स आर यूजुअली सोल्ड इन डिनोमिनेशंस ऑफ $1000, हाउएवर सम कैन रीच अ मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ 5 मिलियन इन नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स। ठीक है, तो ये इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो किसी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं जो यूएस के टी बिल से रिलेटेड। देखिए सेकंड जो बॉक्स है वो क्या बता रहा है, ड्यूरिंग रिसेशंस इन्वेस्टर्स टेंड टू इन्वेस्ट इन टी बिल्स एज अ सेफ प्लेस फॉर देयर मनी, स्पाइकिंग द डिमांड फॉर दीज सेफ प्रोडक्ट्स। Since T-bills are backed by the full faith and credit of the US government, they are seen as the closest thing to a risk-free return in the market. ठीक है, तो यूएस की जो गवर्नमेंट है उस पर पूरी दुनिया के लोगों का बहुत खास भरोसा है कि भाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है। डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी है, तो इसलिए दुनिया भर के गवर्नमेंट्स भी डॉलर में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो जब आप सुनते हैं कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत सारा डॉलर मेंटेन करके रखा है, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि हमारी आरबीआई ने उनके टी बिल्स खरीद लिए हैं यूएस गवर्नमेंट के। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है कि डिस्पाइट लो रिटर्न्स द ट्रेजरी सिक्योरिटीज विच आर ऑफ 4 टाइप्स, बिल्स, नोट्स, बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट्स फॉर एनी सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रिटर्न इसमें लो है। रिटर्न लो क्यों है? देखिए, जो इंसान जितना ज़्यादा सेफ आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, वो उतना कम उसका रिटर्न रखता है। उसको पैसे की सबसे कम ज़रूरत है, इसलिए वो कम आपको इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि बहुत ही रिस्की मामले में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या पता पैसा रिटर्न आए ना आए, तो उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई उसमें भला क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो यूएस का जो टी बिल है उसके बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। फिर भी दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के माहौल में डॉलर में पैसा निवेश करने को सबसे ज़्यादा एक सेफ बेट समझते हैं कि दुनिया में और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पास $1 है तो उसकी कीमत $1 रहेगी, उसकी बहुत वैल्यू रहेगी, दुनिया भर में डॉलर चलेगा भी। ठीक है, तो इसलिए, और अभी कोरोना से संबंधित दुनिया भर में जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, तो उसकी वजह से हर सेंट्रल बैंक चाह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे टी बिल्स हों, बहुत सारे डॉलर हमारे पास हों बेसिकली। ठीक है,
तो इंडियाज होल्डिंग टच्ड एन ऑल टाइम record high of $177.5 billion at the end of February 2020, but was reduced to $156.5 billion at the end of March 2020. This significant drop was due to the financial impact of the global COVID-19 pandemic. As economic uncertainties increased following lockdown in most countries across the world, securities were sold by India in the month of March. ठीक है, तो मार्च के महीने में दुनिया भर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की सिक्योरिटीज, टी-बिल्स वगैरह को बेचा थोड़ा पैसा जनरेट करने के लिए. हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करती है. तो दीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ प्रूडेंशियल लिक्विडिटी मैनेजमेंट. ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज एज पर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स, टॉप 5 कंट्रीज जिन्होंने यूएस से सिक्योरिटी खरीद के रखी हुई है वो है जापान, चाइना. देखिए चाइना ऐसा कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा यूएस में पैसा लगा रखा है. ठीक है, कल को ये अगर अपनी सिक्योरिटीज, टी-बिल्स को रिडीम करने पहुंच गए कि लो भैया अपनी सिक्योरिटीज़ वापस लो, हमें विद इंटरेस्ट पैसा वापस कर दो, तो यूएस की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा. तो कई लोगों का कहना है कि ये चाइना एक तरह से यूएस को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस तरह की टैक्टिक्स को यूज़ कर रहा है. ठीक है, फिर देखिए यूके, आयरलैंड और लग्जमबर्ग. आप कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि चौथे नंबर पे आयरलैंड होगा, तीसरे नंबर पे यूके, ठीक है, चौथे पे आयरलैंड है, पांचवें पे लग्जमबर्ग दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है. बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो तो ठीक है, पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है लग्जमबर्ग, जो वेस्टर्न यूरोप में है, जो स्विट्जरलैंड की जैसा ही एक बैंकिंग हेवन है. बैंकिंग हेवन क्या होता है? ये उस तरह के देश हैं जो कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो दुनिया भर के लोग करप्शन करके अपना पैसा इन देशों में जहाँ जाके छुपाते हैं. लग्जमबर्ग उन देशों में से एक है. इसके बारे में आप शॉर्ट नोट पढ़ सकते हैं. ऐसे बीच बीच में किसी भी देश का नाम आए न्यूज़ में तो उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट पढ़ के एक बेसिक जानकारी रहनी चाहिए. जैसे मनोरमा ईयरबुक या और भी कोई ईयरबुक जो आपके पास होगी, उसमें जनरली दुनिया के सारे देशों के ऊपर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर्ड रहता ही है. थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसको देखते रहना चाहिए. तो इस तरह से हमको दुनिया भर की कंट्रीज़ का बहुत ही कम समय में एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा. तो अचानक से कोई बोल देगा कि 5वां सबसे ज़्यादा यूएस सिक्योरिटी होल्ड करता है लग्जमबर्ग, तो हम ऐसा एकदम अचानक से शॉक नहीं हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा देश है, इसका तो नाम भी नहीं सुना था. ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ पर. अगली न्यूज़ है फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना. बेसिकली चाइना प्लान्स टू इस्टेब्लिश नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो इन हांगकांग. चाइना और हांगकांग का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कई महीनों से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सालों से चल रहा है. अभी रिसेंटली कोरोना से रिलेटेड एपिडेमिक हुआ तो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो थोड़े शांत हो गए हैं, वरना बहुत उग्र वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे. वो एयरपोर्ट में और मॉल्स वगैरह में वहाँ पे प्रोटेस्टर्स घुस रहे थे. मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने चाइना से ले लिया था. ये एक आइलैंड है जो कि ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत ही वाइटल है. उसको ब्रिटिशर्स ने चाइना से ले लिया था बहुत साल पहले, कई 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले. तो तब उस समय चाइना ने ब्रिटेन को हमेशा के लिए देने की बजाय ये कहा हम आपको 99 साल की लीज पे देते हैं, 99 ईयर्स के लिए देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे. ब्रिटिशर्स ने बोला 99 साल के बाद कौन ही देखने आएगा और कोई एरिया हमारे पास 99 साल तक रह जाएगा, फिर हम भला क्यों वापस देंगे. उन्होंने साइन कर दिया. पर 99 साल ख़त्म हुए 1997 में. ठीक है, यानी 1898 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को लिया चाइना से, फिर 99 साल खत्म हो गए 1997 में. तब तक चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुकी थी. फिर चाइना ने आके यहाँ पर ये कहा कि हमें भाई अब आप हांगकांग वापस करिए, और अब इंग्लैंड इस पोजीशन में नहीं था कि चाइना को ना कर सके, तो उनको हांगकांग को चाइना को वापस करना पड़ गया. पर अब देखिए चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ एक अलग तरीके की शासन व्यवस्था चलती है. तो वहाँ पर यूके के जो लोग थे उन्हें इस बात का डर था कि भाई हम ब्रिटेन के अंदर में एक लोकतांत्रिक शासन के अंदर में एक बहुत ही अलग तरह का मुक्त फ्री जीवन जीने के हम आदी हैं. चाइना में पता नहीं किस तरह की हमारी ज़िंदगी हो. तो चाइना ने ये ऐसा आश्वासन दिया कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, ऐसा वहाँ पर व्यवस्था चलेगी कि चाइना भले हांगकांग चाइना का हिस्सा हो जाए, पर हांगकांग में अलग लोकतांत्रिक अधिकार होंगे. चाइना बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा. और एक तरह से समझिए जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस इंडिया में मिला था, उसी तरह का हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस रहेगा कि विदेश नीति और फाइनेंस और इस तरह की चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम मामलों में इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह और इंटरनल कानून वगैरह हांगकांग की पार्लियामेंट खुद बनाएगी, हांगकांग की असेंबली खुद बनाएगी. ठीक है, चाइना उसमें नहीं घुसेगा. लेकिन अब जहाँ पर उन लोग ज़्यादा हांगकांग के लोग अधिकार मांगने लगे, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें दिक्कतें होने लगी, तो अब देखिए चाइना एक ऐसा कानून लेके आ रहा है जिसमें कि हांगकांग में चाइना से कोई क्राइम करके भाग के रह रहा है अगर, या हांगकांग में कोई चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस तरह से, तो उसे चाइनीज़ कानून के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा
जाएगा, पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और आप सरकार की खिलाफत ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सरकार अलाउ नहीं करती है। हांगकांग में चूंकि लेकिन एक अलग व्यवस्था चल रही थी, तो वहाँ लोग प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, विरोध प्रदर्शन ये सब करते थे। अब चाइना इस तरह का एक इंटरनल सिक्योरिटी कानून लेके आ रहा है, जिससे लोगों को डर है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पर भी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। तो जाहिर बात है कि वो इस बात से नाखुश हैं, जिसको लेके कि बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट जैसे तैसे उनको दबा रही है। तो अब देखिए, चाइना हालांकि बार बार आश्वासन देते रहता है कि नहीं, हांगकांग में हमारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, हांगकांग की जितनी फ्रीडम है वो हांगकांग के पास बरकरार रहेगी। पर देखिए, एक के बाद एक चाइनीज़ गवर्नमेंट इस तरह से कदम उठा रही है कि उसके इस आश्वासन पर अब विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, 28 मई 2020 को न्यूज़ पे चलते हैं, चाइना की गवर्नमेंट ने, बीजिंग ने पास लेजिस्लेशन दैट एम्पावर्ड द चाइनीज़ पार्लियामेंट टू ड्राफ्ट सिक्योरिटी लॉज फॉर हांगकांग। अब देखिए, ऐसा लेजिस्लेशन पास कर दिया गया है बीजिंग में कि हांगकांग के लिए सिक्योरिटी के कानून अब चाइनीज़ पार्लियामेंट पास कर सकती है। इसके पहले जबकि इस तरह की बात थी कि ये सिर्फ हांगकांग की असेंबली ही हांगकांग के कानून वगैरह पास करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला यहाँ पर कितना डेंजरस होता जा रहा है। नाउ चाइना कंटिन्यूज टू लाइटन इट्स ग्रिप ऑन हांगकांग बाय प्लानिंग टू टाइटन इट्स ग्रिप ऑन हांगकांग बाय प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल ब्यूरो। अब देखिए, आज की न्यूज़ क्या है कि एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस का, यानी समझिए उनकी जो FBI या हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इस तरह की जो बॉडी है, उसका एक स्पेशल ब्यूरो स्थापित करेगा हांगकांग में, जिसमें कि वहाँ के क्रिमिनल केस और इंटेलिजेंस वगैरह से डील करने की ताकत होगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक इस तरह का हाई पावर एक इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो अगर हांगकांग में बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हांगकांग में जितने डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह हैं वो सब के सब खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चाइना का इंटेंशन क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली मैलाफाइड इंटेंशन है। चाइना हांगकांग को अपनी आयरन ग्रिप में पकड़ लेना चाहता है, इस तरह की बात है। ठीक है, तो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो इन हांगकांग वाज कंफर्म्ड आफ्टर अ 3-day मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव अफेयर्स कमीशन, टॉप लॉ मेकिंग कमिटी इन चाइना। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन चाइनीज मीडिया दैट ऑल डिपार्टमेंट्स अंडर द हांगकांग गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली आंसरेबल टू बीजिंग वंस द लेजिस्लेशन इज इंप्लीमेंटेड। तो हांगकांग की जितनी ऑटोनॉमी है वो पूरी की पूरी खत्म कर दी जाएगी। कुल मिला के बात ऐसी है, और अगर ऐसी बात है तो क्लियर कट यही बोलना चाहिए। भारत में जब जम्मू कश्मीर के साथ ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, तो उसके स्पेशल स्टेटस से जुड़े हुए कानून और प्रावधानों को अमेंड कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वहाँ कोई झूठ बोल के कहानी तो नहीं सुनाई गई कि नहीं भाई आपके राइट्स वगैरह सब इंटैक्ट रहेंगे, बस हम वहाँ एक दफ्तर खोल दे रहे हैं। इस तरह की बात गलत है। ठीक है, ये मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग जो आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हांगकांग चाइना का एक सोवरेन इशू है, चाइना अपने देश के अंदर जिस तरह से कानून बनाए, लेकिन इसमें सही क्या है, गलत क्या है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इस तरह से चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, से उसके मैलाफाइड इंटेंशंस झलकते हैं। मैलाफाइड और बोनाफाइड बहुत ही अच्छे लैटिन के टर्म्स हैं, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्कूल से पास होने के बाद हर कोई एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाता है, तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं इन टर्म्स के क्या मतलब है, अपने आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ अबाउट दिस। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मेंस में आंसर राइटिंग के लिए और चाइना को ओवरऑल समझने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल मैं आपके सामने लेके आया हूं। वो है हॉफस्टीड्स कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी। MBA में पढ़ाया जाता है। कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं, उसमें अगर आप किसी मॉडल के हवाले से आंसर लिखें, ये नहीं कि मेरे दिमाग में ख्याल आते जा रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। कोई मॉडल या कोई स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप आंसर लिखें तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉफस्टीड का कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी क्या है? बेसिकली दुनिया भर में देशों को या समाजों को, सभ्यताओं को इवेल्युएट करने के लिए एक मॉडल बताया गया है कि देखिए इसमें क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो कौन सा देश कितना इंडिविजुअलिस्टिक है या कितना कलेक्टिविस्टिक है, इसके बेसिस पे आप स्कोर दे सकते हैं। कि जैसे फ्रांस है, वो बहुत ज़्यादा दूर इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री माना जाता है। ठीक है, व्यक्तिवादी माना जाता है कि भाई एक व्यक्ति की आज़ादी उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। भले कितने आतंकवादी हमले हो जाए, कुछ हो जाए, वो किसी की निजता में, किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसेंगे, किसी का मेल नहीं खोलेंगे, किसी का फ़ोन टैप नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल के राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके उसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे आते हैं कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़। ठीक है, जो कि कहते हैं कि नहीं भाई समाज का भला होगा तो ही इंसान का भला होगा, इंसान के अलग से अपने कोई अधिकार नहीं है, समाज की भलाई में ही इंसान की भलाई है। अगर बहुतों की अच्छाई के लिए किसी एक का नुकसान करना पड़े तो हम वो करेंगे। ठीक है, इस तरह की सोच है। इसमें सबसे एक्सट्रीम में जनरली चाइना को ही माना जाता है। जनरली कोई भी देश है जो या तो बहुत इंडिविजुअल या बहुत कलेक्टिविस्टिक नहीं होता है, इसी स्पेक्ट्रम में कहीं बीच पे लाई करता है कि थोड़ा कलेक्टिविस्टिक के तरफ है या थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक के तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारे फैक्टर्स को लेके किसी भी समाज को समझ सकते हैं। कोई भी बेसिकली नई कंपनी किसी देश में जाए, वहाँ पर पैसा लगाए नहीं लगाए, और उनके एम्प्लॉयज़ उस देश को जाके कैसे समझे, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है, इसमें और क्या क्या देखिए
कैटेगरीज होती हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, कि भविष्य में अगर अनसर्टेनिटी हो तो इसको कौन सा समाज कितना अवॉइड करना चाहता है, कितना सर्टेनिटी चाहता है, कि कितना ज़्यादा उन लोग एडवेंचरस हैं और अनसर्टेनिटी को इम्ब्रेस करते हैं एक तरह से। तो इंडिया देखिए अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में काफ़ी आगे है। आप समझ सकते हैं पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाना चाहती है कि भाई हमको सेफ रिटर्न दे दो, भले कम दो, पर भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं। इस तरह के काम इंडिया के लोग नहीं करते हैं। जैसे म्यांमार में अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए, वहाँ का मार्केट विदेशी कंपनियों के लिए खुला, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कोई भी इंडियन कंपनी तुरंत से किसी नए देश में नहीं जाती है जब तक कि वहाँ पर और भी दूसरे देशों की कंपनियाँ ऑपरेट ना कर रही हो। तो म्यांमार में कुवैत की या कतार की, कहीं की किसी इस्लामिक कंट्री की टेलीफोन कंपनी वहाँ पर आके टेलीफोन टावर लगा रही है, नेटवर्क चला रही है, जबकि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को। तो इसमें और भी जो फैक्टर्स हैं, देखिए पावर डिस्टेंस है, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट है, ये मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी है, कौन सा समाज कितना ज़्यादा मर्दाना खुद को देखता है और कौन सा समाज कितना ज़्यादा जनाना खुद को देखता है, ठीक है। तो इसको आप एक इस पर शॉर्ट नोट आप पढ़ के रख सकते हैं, इसका विकीपीडिया पेज आप पढ़ सकते हैं, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रख सकते हैं। चाइना से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन तो आना ही आना है। मेरा मानना है कि हर पेपर में चाइना पे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें जब आप हॉफस्टीड का कल्चरल मॉडल लिख देंगे अगर आप, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्यों मैंने ये बात बताई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। ये बाद में ऐड किया गया था और खासकर चाइना को मद्देनजर रखते हुए ही ऐड किया गया था। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन मतलब कौन सा समाज कितनी दूर तक देख के सोच सकता है। क्या हमारे देश में कोई बात करता है कि आज से 200 साल बाद हम आज वो फैसले ले रहे हैं जो 200 साल बाद बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगे? नहीं, कोई नहीं कहता है। इसलिए हमारा समाज काफ़ी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। फिर भी एक लॉन्ग टर्म मतलब एक इंसान की ज़िंदगी तक का तो हम दूर का देख के सोचते ही हैं। चाइना जबकि एक ऐसा देश है जो कि बहुत दूर की सोचता है। चाइना का ये स्ट्रैटेजी रहता है कि आज अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में हम बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं तो आज इस पर फैसला मत करो, चुप बैठ जाओ, बाद में डिसाइड करेंगे। बाद में यानी कब? जब हमारे हाथ में तुर्क का इक्का होगा, ट्रम्प कार्ड होगा, जब हम ताकतवर होंगे, सामने वाले का पलड़ा कमज़ोर होगा, हम तब अटैक करेंगे। तो ये घात लगा के बैठे रहने की स्ट्रैटेजी है चाइना का लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपने मेंशन कर दिया अपने चाइना वाले आंसर में तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। इसलिए ये मॉडल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ज़रूर इस पर शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके आप रखिए, इसको अच्छे से समझ के आप चलिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है कंधों से मिलते हैं कंधे, लक्ष्य मूवी का गाना है, आपके दिमाग में बजते रहना चाहिए व्हाइल वी गो थ्रू द न्यूज़। न्यूज़ ये है कि इमरजेंसी फंड्स टू आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ₹500 करोड़ स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेज डिप्लॉयड एट LAC। अब देखिए चाइना के सामने जो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए गलवान वैली में, ठीक है। अब देश भर में बात हो रही है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक बहुत करारा जवाब तो चाइना को नहीं दिया है, ठीक है। हमारे जितने भी सरकारी बयान है जनरली वो चाइना का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मिलिटरीली यानी सैन्य तौर पे हमने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि 1962 में भी चाइना ने इसी तरह की कुछ हरकतें की थी गलवान वैली में, बाकायदा अटैक कर देने के पहले। तो कुछ संभावना ये भी है कि आने वाले दिनों में चाइना इंडिया पे अटैक करने की तो कहीं नहीं सोच रहा है, जो गलवान वैली में फिर इस तरह की हरकतें कर रहा है। चाइना इस तरह से टेस्ट करता है सामने वाले का मिलिट्री रिजॉल्व कि अगर हमने अभी अटैक किया तो सामने वाला मिलिटरीली कितना प्रिपेयर्ड है, कितनी तेज़ी से फैसले लेगा और कितना ज़्यादा हिंसक ये झड़प होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने साइड के लॉसेस को वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो चाइना को यही बताने के लिए कि हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड हैं, आप लोग इस तरह की कोई भी एडवेंचरिज्म ट्राई मत करना। यहाँ पर हम लोग LAC पे अपनी फोर्सेस को बोस्टर कर रहे हैं यानी और मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस को 500 करोड़ का विशेष फंड दिया गया है और माउंटेन फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस जो कि माउंटेन पर लड़ने के लिए विशेष तौर पर ट्रेंड है, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि इनको इस तरह से बोल दिया गया है कि जिस तरह का जो भी वेपन आपको खरीदना है अब आप तुरंत जाके खरीदो, अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया है आपको, ठीक है। फिर एक स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर फोर्सेज हैं इंडिया में जो कि LAC पर डिप्लॉय किया गया है। LAC का लेंथ है देखिए 3488 किलोमीटर, LAC की, LOC की, मैकमोहन लाइन की, ठीक है। ये सब के लेंथ आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। और इनका ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बहुत आसानी से MCQ आ जाएगा, बहुत बार आ चुका है पर फिर से आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं जिनके बॉर्डर चाइना से लगते हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके बॉर्डर मैक्सिमम देशों से लगते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, एकदम ज़बान पे रटा हुआ होना चाहिए। कई बार आ चुका है पर और कई बार आएगा ये MCQ, ठीक है। तो ये था पॉइंट कि यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़,
सोशल इंफ्रा बाई PSUs, ठीक है। MCL यानी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की अभी तक की कोल माइनिंग की मोनोपोली कंपनी है, उसकी एक सिस्टर कंसर्न है, उसका एक यूनिट है जो कि उड़ीसा में इनका ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो 60,000 करोड़ रुपया स्टेट ऑफ उड़ीसा में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। यानी उड़ीसा आप देखिए बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट तो नहीं है, देखा जाए तो देश के सबसे गरीब राज्यों में से, देश के जो 1 2 3 सबसे गरीब राज्य हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो उड़ीसा सबसे गरीब राज्यों में से एक है। तो वो चाहता है कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की 7 सब्सिडियरी कंपनीज़ में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वो ये कह रही है कि उड़ीसा में वो आने वाले दिनों में और भी एक्सपेंड करेगी, 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी। कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि 300 मिलियन टन यानी 30 करोड़ टन पर एनम अपना कोल का प्रोडक्शन वो बढ़ाएगी यहाँ पे, ठीक है। और 3 नए और अपने इस तरह के 3 नए माइंस ऑपरेट करेगी, माइन डेवलप एंड ऑपरेट इस मॉडल पे, MDO, ठीक है। खुद ही खोदो, खुद ही डेवलप करो और खुद ही ऑपरेट करो, इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इनका अब नया इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है देख लेते हैं। ये अपने क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, फ्लाईओवर, स्कूल, ये सब में 31,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का प्लान है, वो भी सिर्फ 4 जिलों में। 4 जिलों में अगर 31,000 करोड़ रुपए के रोड, फ्लाईओवर और स्कूल्स बना दिए जाएं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, खासकर उड़ीसा जैसे एक गरीब राज्य के जीवन में, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे गवर्नमेंट एक के बाद एक कोल सेक्टर को खोल रही है, पहले कैप्टिव माइनिंग के लिए खोला गया, अब कमर्शियल माइनिंग के लिए खोला जा रहा है। तो एक तरह से PSU ये बता रहा है यहाँ पर कि किसी PSU के अंडर में अगर कोई इंडस्ट्री रहती है तो वो कैसे साइड में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस तरह के काम भी करते हैं, है ना। यही कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो वो तो बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ पर बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर कमर्शियल माइनिंग का काम हो भी, कोई कंपनी सेटअप भी की जाए, तो उड़ीसा गवर्नमेंट उसको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले हिचकिचाएगी, क्योंकि MCL देखिए यहाँ पे कितने हज़ार करोड़ रुपए का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रहा है। एक इब वैली कोल फील्ड्स में झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगा, और जो दूसरे अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो तालचेर कोल फील्ड्स होंगे अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि देखिए इब के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, इब जो है, इब नदी है जो उड़ीसा में बहती है, और वहाँ का रेलवे स्टेशन है इब, IB इब। तो इंडिया में सबसे छोटा नाम इसी रेलवे स्टेशन का है, सिर्फ 2 अक्षरों का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो उड़ीसा का ये डिस्ट्रिक्ट है। इस पे आपसे रिलेटेड किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वो ज़िले हैं जहाँ पर कि MCL ने अपने प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला है और इतने इतने हज़ार करोड़ का वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। तो आपको बताना है झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट और अंगुल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि 4 डिस्ट्रिक्ट की बात हुई थी, तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एक पावर प्लांट लगाया जाएगा और एक सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा, जो कि सुंदरगढ़, अंगुल वगैरह में, ठीक है। तो देखिए एक तरह से कोल माइनिंग एक हैज़ार्डस एक्टिविटी है, वहाँ से कोल डस्ट वगैरह उड़ता है, आसपास के लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, नो डाउट। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक तरह से, जो कि एक कह सकते हैं कोल माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। जंगल को पूरा काट के, ज़मीन को पूरा खोद के एकदम वो इलाका पूरा ख़त्म हो जाता है एक तरह से इन्वायरमेंटली स्पीकिंग। तो थोड़ा उसको मिटिगेट करने के लिए कि यहाँ गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ कुछ अच्छा काम भी करें, एक सोलर पावर प्लांट भी उन लोग लगा रहे हैं, सोलर पावर को भी बढ़ावा दे रहे हैं उन्हीं जिलों में जहाँ पर कि इस तरह से वो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि किसी भी एग्जाम के MCQ में बहुत ही आराम से पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट अर्बन नरेगा। देखिए नरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है नरेगा का, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एक तो ये सब जानते हैं कि ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है नरेगा का नाम ही, पर ये भी होना चाहिए आपको पता कि ट्राइबल एरियाज़ में जो है साल में 150 दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल 100 डेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो वैसे ही देखिए झारखंड गवर्नमेंट एक तरह से अर्बन पुअर्स के लिए MG नरेगा जैसी एक स्कीम लेके आ रही है। तो स्कीम विच अनलाइक नरेगा विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग 100-day जॉब फॉर द रूरल पुअर विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग 100-day वर्क फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स लिविंग इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। देखिए आपको क्लियर कट समझ में आ जा रहा होगा कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना लॉकडाउन, उनको यहाँ पर राहत पहुँचाने के लिए इस तरह की स्कीम लॉन्च की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ये जो हेमंत सोरेन है जो वहाँ के
चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं अपने वर्कर्स को प्लेन से वापस बुलाने के लिए और काफ़ी फोर फ्रंट फुट पे जाके एक्टिवली उन वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो उसी दिशा में एक और कदम उन्होंने उठाया है कि अब उनको वो जॉब गारंटी देंगे। इसका नाम रहेगा मुख्यमंत्री श्रमिक यानी शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। देखिए, श्रमिक करके योजना का फुल फॉर्म आपसे बहुत आसानी से किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसको बिल्कुल याद करके रखिए। दिस इज अ स्कीम फॉर झारखंड, दिस इज मेंट फॉर अर्बन पुअर। ठीक है, वैसे ही 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देगा जैसे रूरल गारंटी ये एमजी नरेगा देता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। क्या नाम है, देखिए, द स्कीम इज नेम्ड अवेटिंग अप्रूवल ऑफ द स्टेट कैबिनेट। अभी अनाउंस हुआ है, इसको स्टेट कैबिनेट से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसी तरह की एक स्कीम केरला गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है जिसका नाम है अय्यनकल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम AUEGS। ठीक है, तो ये भी आपको याद करके रखना चाहिए कि इसमें से कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अर्बन और पुअर के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना निकाली है। तो केरला और झारखंड है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि MP, महाराष्ट्र और इस तरह के और भी स्टेट्स हैं जो अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं, जहां पर कि वर्कर्स वापस आए हैं दूसरे राज्यों से, वहां पर इस तरह की कुछ स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। यूपी भी शायद लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हाउ द स्कीम विल बी डिफरेंट फ्रॉम नरेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्कीम विल ऑल्सो हैव अ प्रोविजन अंडर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है भाई, तो यहाँ काम नहीं मिलेगा तो अलाउंस मिल जाएगा। अगर लोकल बॉडी 15 दिन के अंदर अनस्किल्ड वर्कर को काम नहीं दिलवा पाती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मीडिया फॉर द फर्स्ट 30 days अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम विल बी एंटाइटल्ड टू 1/4 ऑफ द वेजेस एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, while if the local body fails to provide job during the next 30 days then the beneficiary will be provided with half of the total 100 days work wage entitled। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत आसानी से इस पे MCQ बन जाएगा मल्टीपल पॉइंट्स वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप समझ के रखिए, नोट करके रखिए। जो माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ठीक है, त्रिपुरा की जो सरकार है उसने ये स्कीम निकाली है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। बेसिकली इसमें ये एक टू खेलो एक टू पढ़ो करके एग्जाम में आ जाएगा कि ये कौन से स्टेट का है। ठीक है, कोई भी आदमी सोच के, और क्यों मैं बता रहा हूँ आएगा, क्योंकि हर कोई इसमें वेस्ट बंगाल मार के आ जाएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बांग्ला में है, बंगाली लैंग्वेज में है, तो ये वेस्ट बंगाल ने किया होगा। लेकिन त्रिपुरा में एक बहुत ही लार्ज बंगाली पॉपुलेशन है। 1800 के आसपास, 1800 की सेंचुरी में, इन द 19th सेंचुरी, बहुत सारे बंगालीज वहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ काम करने के लिए वहाँ पर गए थे, टिम्बर में और रेलवेज़ में, जो कि वहाँ बस गए। आज की डेट में ऐसा कहते हैं कि बंगालीज ज़्यादा हैं और इंडिजिनस त्रिपुरा के लोग कम हैं। मानिक सरकार जो पिछले 25 साल से वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि बंगाली थे। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम जो है। इट विल बी इम्प्लीमेंट, इसमें बेसिकली ये है कि अभी इस समय कोरोना लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट ना हो, बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करें और थोड़ा बहुत खेले भी, इसलिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वाया SMS और WhatsApp फॉर स्टूडेंट्स। दोज हु हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स विल बी एबल टू एक्सेस द स्कीम थ्रू WhatsApp। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको SMS के थ्रू किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे थोड़ा पढ़ें और थोड़ा खेलें। फन और गेम एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। बेसिकली SMS और WhatsApp के ज़रिए पढ़ने के लिए और कुछ खेलने के लिए उनको टारगेट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा। कैसे होगा, हर सुबह उस स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से कोई लर्निंग कंटेंट शेयर किया जाएगा टू दी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हर जिले में एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होता है। देखिए, तो वहाँ से स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो हर सुबह एक SMS भेजेगा, कुछ लर्निंग कंटेंट भेजेगा। कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल शेयर द सेम विद द हेडमास्टर्स ऑफ द स्कूल्स लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। द स्कूल हेडमास्टर्स विल फर्दर शेयर इट विद द टीचर्स ऑफ देयर स्कूल। अच्छा, अ सिंगल टीचर विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। द टीचर विल शेयर द कंटेंट विद द स्टूडेंट्स। बेसिकली पढ़ाई का थोड़ा सा मटीरियल SMS या WhatsApp के कंटेंट के जरिए भेजा जाएगा स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से लेके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो स्कूल के हेडमास्टर को भेजेगा। हेडमास्टर एक सारे जितने टीचर्स हैं उनको भेजेगा और हर टीचर के जिम्मे मान लीजिए 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट होंगे, वो उनको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ पढ़ने का मटेरियल होगा तो बच्चे पढ़ लेंगे और खेलने का टारगेट कुछ होगा तो थोड़ा खेल भी लेंगे। तो थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। त्रिपुरा की ये स्कीम है, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है नो अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला क्या है, देखिए, मेला, फेयर, फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़रूर से एक नया क्वेश्चन ऐसे किसी ट्राइबल फेयर मेला वगैरह पे आता है। इस बार हो सकता है अंबुबाची मेला पे आ जाए। अंबुबाची मेला जो है ये कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी आसाम में, देवी का ये एक शक्तिपीठ है। तो वहाँ पर
ये मेला लगता है हर साल मानसून के समय में ड्यूरिंग द असमीज मंथ ऑफ आहार, ठीक है, आषाढ़ जिसे हम कहते हैं अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो उसे वहाँ असमीज लोग आहार कहते हैं, और मिडिल ऑफ द जून में पड़ता है, जबकि सन ट्रांजिट्स टू द जोडियक ऑफ मिथुन, मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है व्हेन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज इन स्पेट, स्पेट मतलब ऐसे वेव के वेव में बढ़ते जा रही है नदी, ठीक है, तब ये अंबुबाची मेला होता है। और ये इस साल नहीं होगा, जाहिर बात है कोरोना लॉकडाउन की वजह से नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर फैसला है। आने वाले दिनों में क्या पता कि किसी छोटे स्केल पे से करना अलाउ कर भी दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल फैसला आया था, कल या परसों, कि जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं होगी इस साल, लेकिन आज फिर फैसला आया है कि नहीं, छोटे स्केल पे की जाएगी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके। तो हो सकता है कि ये भी किया जाए। देखिए कई 100 साल पुराना ऐतिहासिक टेम्पल है और इसका रिकॉर्ड कम से कम 6 सेंचुरी का तो रिकॉर्ड अवेलेबल है ही, ठीक है। तो 5 दिन का अंबुबाची मेला होता है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि इस साल नहीं होगा, इसमें लाखों के पिलग्रिम टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और आसाम स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि हर साल इसमें 5 लाख डिवोटी तो आते ही हैं, कई फॉरेनर्स होते हैं। फॉरेनर्स तो देखिए भूल ही जाइए कैसे ही आएंगे, लेकिन 5 लाख लोग अगर ऐसे भी आ गए तो उनको बहुत कोरोना फैल जाएगा, तो इसलिए नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। दिवाली में ही यज्ञ वगैरह कर लिए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। फिर कामाख्या टेम्पल का बता रहे हैं द नीलाचल हिल, नीलाचल हिल में डेडिकेटेड टू द मदर गॉडेस कामाख्या, कामाख्या देवी के लिए है। और ऐसा हिस्ट्री है कि ये नरकासुर ने बनाया था। एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल फ्रॉम 1565 द टेम्पल वाज रीबिल्ट बाई कोक, कोक वहाँ के कोच बोलेंगे, तो वहाँ के मतलब राजा का एक राजवंश था वहाँ के राजाओं का, तो कोच राजा नर नारायण राजा का नाम था, उन्होंने इस मंदिर को रिबिल्ड किया था। ये देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देखिए ये भी क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछना चाहे कोई तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अंबुबाची मेला। ए, इट इज हेल्ड इन द कामाख्या टेम्पल। बी, द कामाख्या टेम्पल इज इन नीलाचल हिल। सी, इट वॉज रिबिल्ड बाई कोक किंग वटेवर जो उनका नाम है। और डी, कि ये 51 शक्तिपीठ में से आता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ट्रू हैं, तो आप उसमें इस न्यूज़ के बारे में इतना जान के रखिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला है रेमडेसिविर इन इंडिया उर्फ कोविफॉर। रेमडेसिविर इंडिया में लॉन्च कर दी गई है। सेंट्रल, देखिए किसने इसको अप्रूव किया है, जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कई बार मैं इसका नाम आ रहा है न्यूज़ में, मैं आपको बोल चुका हूँ। इस एजेंसी के बारे में पूरा पढ़ के आप रखिए, ठीक है। इट इज़ अ विंग ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली यही अप्रूव करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एंटीवायरल ड्रग। रेमडेसिविर है, ये एंटीवायरल ड्रग है। कोरोना के इलाज में जो भी ड्रग होगा वो एंटीवायरल होगा, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, ठीक है। इंडिया में इसका ब्रांड नेम होगा कोविफॉर। जैसे पैरासीटामोल क्रोसिन के ब्रांड नेम से बिकता है या डोलो के ब्रांड नेम से बिकता है, वैसे ही हर दवाई का जेनेरिक नेम अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है। तो रेमडेसिविर इंडिया में कोविफॉर के ब्रांड नेम से बिकेगा। इसको हेटेरो फार्मास्यूटिकल बनाएंगे, ठीक है। इनको यहाँ पर दे दिया गया है। और इसमें ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है और रिटेल में यानी दुकानों में नहीं मिलेगा, ये अस्पताल वगैरह को ही दिया जाएगा। तो ये बात है, इतनी सी बात है रेमडेसिविर के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये थी आज की न्यूज़ का राउंड अप, आज के सारे करंट अफेयर्स का राउंड अप। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा, और जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है वो डिटेल को आप ज़रूर नोट डाउन करके रखेंगे, और जिन पॉइंट्स को मैंने आपको ब्रशअप करने के लिए कहा है उन सबको ब्रशअप करके रखेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ मैं बताऊँ, किस तरह का कंटेंट मैं बनाऊँ जो मेरे अप्रोच से आपको यूपीएससी और इस तरह के एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपके लिए सहायक होंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।